Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 7 है जिसका नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, कि कैसे एक किंगडम क्या बन गया, एम्पायर बन गया था। चैप्टर 7 जिसमें स्पेशली हमने अशोका के बारे में देखा था, मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखा था और ज्यादा करके अशोका के बारे में देखा था। क्यों? क्योंकि अशोका क्या थे, सम्राट थे, और सम्राट का क्या होता है, किंगडम नहीं होता, सम्राट का एम्पायर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर एंड किंग एंड एम्परर, है ना, डिफरेंस होता है। जैसे राजा, अगर किंग को हिंदी में बोलेंगे तो राजा बोलेंगे, एम्परर को क्या बोलेंगे, सम्राट बोल देंगे, है ना। तो ऐसे किंगडम यानी राज्य और एम्पायर मतलब क्या हो जाएगा, साम्राज्य, साम्राज्य। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस चैप्टर में हमने यही सब देखा था। इसका फटाफट से जो है माइंड मैप है हम लेकर आई हूं, मैं आपके लिए रिकॉल कर लेते हैं। बाकी चैप्टर हमने बहुत आराम से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी। तो पहले क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दीजिए। इंट्रोडक्शन क्या कहता है चैप्टर का, जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में शुरुआत कहां से होती है, सिक्के से शुरुआत होती है। सिक्के में क्या बने रहते हैं, लॉयंस, है ना। तो ये लॉयन जो सिक्के में, हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं या रुपी नोट की बात कर रहे हैं, कहां देखने को मिलते हैं और हमें, तो ये जो लॉयन का जो एम्बलम या हम इस तरीके से सिंबल वो कह सकते हैं, ये आया कहां से, है ना। तो एक पिलर है, किसका पिलर, जो अशोकन पिलर्स हम कहते हैं, तो वहीं से शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, किसके, अशोका के बारे में। Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, अशोका की बात की जा रही है कि कौन थे। अशोका was one of the greatest rulers known to history. इतिहास के बहुत ही फेमस राजाओं में से या रूलर्स में से, शासक में से एक थे। कौन, अशोका। और क्या बताया जा रहा है, On his instructions, inscriptions were inscribed on pillars. इनके इंस्ट्रक्शंस पे क्या करा गया था, इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, है ना, जो भी निर्देश थे, उनको इंस्क्राइब किया गया था, है ना, इंस्क्रिप्शंस पर। इंस्क्रिप्शंस आपको पता है जो हम हार्ड सरफेस पे कार्व करके लिखते हैं, हार्ड सरफेस पे लिखते हैं ना, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन सब में लिखते हैं। तो इन पे क्या किया जाता है, इंस्क्रिप्शन किया जाता है। इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस, इसको हम पिलर में इंस्क्राइब करते हैं और कहां करते हैं, रॉक सरफेसेस पे करते हैं। दे वर कार्व्ड इन स्टोन, इनको कहां कार्विंग की जाती है, स्टोन पे कार्विंग की जाती है। एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, इनको कहां प्लेस किया गया हुआ है, जो बहुत ही बड़ा स्टोन पिलर है, कहां पर, सारनाथ पर, है ना। सारनाथ एक प्लेस है, वहां पर हमें इनकी कार्विंग, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं स्टोन पिलर पे। किसने करवाई, अशोका ने करवाए थे। उनमें था क्या, उनमें निर्देश थे, इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। किसकी बात की जा रही है, जो एम्पायर है अशोका का, शुरुआत कहां से हुई थी, कौन से एम्पायर से बिलोंग करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया किसने था, स्टार्ट किया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था, है ना। उन्होंने क्या करा था, जो नंद डायनेस्टी थी इससे पहले, धनानंद यहाँ के राजा थे, उनको हरा के क्या बने थे, मगध के राजा बने थे। मगध में उन्होंने अपना जो है एम्पायर बनाया था, मतलब, ठीक है। और क्या बनी थी, इनकी डायनेस्टी शुरू हुई थी, मौर्यन डायनेस्टी। लेकिन किसकी हेल्प से, एक वाइस मैन, एक बड़े ही बुद्धिमान इंसान हम कह सकते हैं, मतलब चाणक्य। आपने सुना होगा इनकी जो है नीति वगैरह पढ़ोगे तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार इनकी नीतियां रही हैं, है ना, जो आपके लिए, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, है ना, चाहे हम बात करें आपकी जो है स्टूडेंट लाइफ की, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत सी चीजें उससे सीखने को मिलती है। इवन पर्सनल लाइफ की भी हम बात करें तो cities included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials and craftspersons probably lived in these cities. और क्या बताया जा रहा है, देखो कब हुआ था एम्पायर स्टैब्लिश, लगभग 2300 सालों पहले हुआ था।
सिटीज क्या इंक्लूड करती है इनमें? शहर जो है इनके अंतर्गत आते हैं, मौर्यन डायनेस्टी के अंडर जो मेन शहरों की अगर हम बात करें, और ऐसे तो बहुत सारे शहर आते हैं, लेकिन मेजर सिटीज अगर हम बात करें तो क्या थी? कैपिटल। देखो इनकी कैपिटल कौन सी थी? सबसे पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा थी। और कौन सी सिटीज थी इंपॉर्टेंट? तक्षशिला थी और उज्जैन, है ना। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अगर हम बात करें यहां पे, है ना, ये देखो ये है इंडिया। मेरे लिए तो मेरा इंडिया डायमंड जैसा ही हीरा ही है ना, तो मैं ऐसे ही बना पाती हूँ। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। यहां पे हमें क्या मिलता है? तक्षशिला। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाता है? तक्षशिला मिल जाता है। तो तक्षशिला को क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट जाने का गेटवे, है ना, मतलब एक रास्ता जहां से हम नॉर्थ वेस्ट साइड जा सकते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। अगर हमें मध्य जो है एशिया में जाना है, सेंट्रल एशिया में जाना है, तो हम तक्षशिला के थ्रू होते हुए एक तरीके का गेटवे यहीं से पहुंच सकते हैं। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अगर हमें नॉर्थ टू साउथ इंडिया जाना है ना, नॉर्थ टू साउथ इंडिया जाना है, तो उज्जैन कहां मिलेगा? आपको पता ही, उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में, तो यही मानो मिल जाएगी। तो अगर हमें नॉर्थ से साउथ में जाना है, ये हमें नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो किसके थ्रू जा रहे हैं? ये उज्जैन के होते हुए। जैसे यहां से नॉर्थ वेस्ट साइड हम जा रहे हैं, अगर हमें सेंट्रल एशिया में जाना है तो तक्षशिला के थ्रू जा रहे हैं, अगर हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है तो उज्जैन से होते हुए जाएंगे। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। ये जो शहर थे, ये जो सिटीज थी, यहाँ पे कौन रहते थे? मर्चेंट्स हो गए, मर्चेंट जो ट्रेडिंग वगैरह करते, ऑफिशियल्स जो अच्छी पोस्ट पे रहते, अफसर वगैरह हो गए, और क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली इन सिटीज में, इन शहरों में रहा करते थे। तो इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हो गई? एक तो कैपिटल सिटी हमने देख ली पाटलिपुत्र। तक्षशिला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट यानी सेंट्रल एशिया जाने के लिए गेटवे था। उज्जैन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर नॉर्थ से साउथ जाना है तो उज्जैन के होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में इंट्रो देखा हमने? मौर्यन एम्पायर के बारे में, क्या कौन सी खास सिटीज थी, कब स्टैब्लिश हुआ था, किसकी हेल्प से हुआ था। ठीक है, चलो। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusara's son Ashoka. क्या बोला जा रहा है? जब मेंबर जो रहते हैं सेम फैमिली के मेंबर क्या बन जाते हैं? रूलर बन जाते हैं, एक के बाद एक क्या बन जाते हैं? रूलर बन जाते हैं। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। तो उस फैमिली को क्या बोला जाता है? उस फैमिली को हम बोलते हैं डायनेस्टी। की ये क्या है? एक तरीके की वंश है, डायनेस्टी है, चली आ रही है, यानी सेम फैमिली के। जैसे मैं हूं, मेरे जो फादर रूलर हैं, फिर मेरा भाई रूलर बन गया, फिर उसका बेटा, तो एक डायनेस्टी चली आ रही है हमारी। ठीक है। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। अगर हम बात करें मौर्यंस की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही रूलर थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बोले, जो फेमस घर में होते हैं ना, ऐसे तो हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स हम लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े फेमस होते हैं, जिनको सब जानते कि अरे देखो इनके घर में से ये बहुत अच्छा बच्चा है, या ये बहुत अच्छी बच्ची है, या इनके पापा बहुत अच्छे हैं। मतलब एक किसी ना 2-4 लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी तारीफ ज्यादा होती, बाकी भी है लेकिन 2-4 खास। तो ऐसे इनमें खास कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। देखो ये समझने की जरूरत है कैसी चली आ रही डायनेस्टी। सबसे पहले जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त, फर्स्ट नंबर पे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हो गए। चंद्रगुप्त के बाद कौन? सेकंड नंबर पे कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त के बाद हो जाएंगे हमारे बिंदुसारा। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा। बिंदुसारा के बाद कौन हो जाएंगे हमारे? अशोका। बिंदुसारा के बाद कौन हो जाएगा? हमारे अशोका हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसारा एंड अशोका, है ना। फाउंडर कौन थे? ये चंद्रगुप्त थे, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त कौन थे? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। क्लियर हुआ? तो चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसारा, फिर अशोका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। ये कौन सी डायनेस्टी चली आ रही है? ये है हमारी मौर्यन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? हमारी मौर्यन डायनेस्टी। क्लियर? आगे बढ़े। डायनेस्टी का मीनिंग समझ में आ गया? चलो।
हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? एम्पायर्स किंगडम से डिफरेंट कैसे होते थे? Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. So also they need a larger number of officials who collect taxes. अगर हम बात करें यहाँ पे एम्पायर और किंगडम की, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एम्पायर और ये किंगडम। तो एम्पायर नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे बोली हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए, हर चीज क्या चाहिए रहेगी, इनको ज्यादा चाहिए रहेगी। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेस, है ना, मोर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कैसी चाहिए रहेगी? मोर चाहिए रहेगी। लार्जर देन किंगडम्स, है ना, लार्जर देन किंगडम्स। और ये कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं किंगडम से। इसमें चाहिए रहती लेस रिसोर्सेस। एज कंपेयर टू दी मतलब एम्पायर के कंपैरिजन में इनको जो रिसोर्सेज चाहिए रहती, लेस चाहिए रहती, कम चाहिए रहती, क्योंकि एम्पायर साम्राज्य बड़े लेवल की बात करें, थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया, ये समझ लो कि जैसे प्रमोशन सा हो गया है, ठीक है। अब यहां पे और क्या बताया जा रहा है? लार्जर देन किंगडम। लार्जर देन किंगडम, किंगडम से बड़े होते। और ये क्या हो जाएंगे? स्मॉलर देन एम्पायर। एम्पायर से छोटे होते हैं। और क्या चाहिए रहेगी? देखो इनको आर्मी भी ज्यादा चाहिए रहेगी, है ना, नीडेड as compared to तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज क्या बोलिए, ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, मतलब जो इनके ऑफिशियल्स है ना, इन लोगों का काम क्या रहता था? टैक्स भी कलेक्ट करते थे ये लोग। क्लियर हुआ? तो ये हम एम्पायर किंगडम के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, यहां भी लिखा है, लेकिन इसमें देख के ज्यादा समझ में आएगा कि इनको चाहिए रहती ज्यादा रिसोर्सेज। भाई आपका एम्पायर है, आपको और फैलाना है अपने टेरिटरी को, या बड़े बड़े किले बनवाने हैं, पैलेसेस बनवाने हैं, फोर्टिफिकेशन करना है, आर्मी मेंटेन करना है, तो रिसोर्सेज बहुत सारी चाहिए पड़ेंगी। यहाँ पे कम है तो ऑब्वियसली कम ही चाहिए पड़ेंगी। यहाँ पे किंगडम जो है ये बड़े होते हैं, एम्पायर है तो किंगडम से बड़े बड़े रहेंगे, ये क्या है, ये एम्पायर से छोटे रहेंगे। फिर इनको चाहिए रहती बिग आर्मीज। भाई बड़े बड़े एम्पायर पे दूसरे राजाओं की नजर रहती, प्रोटेक्शन भी जरूरी है ना, सेफ्टी भी जरूरी है, और कब बैटल क्या हो जाए उसके लिए भी बड़ी बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ती है, बिग आर्मीज। यहाँ पे क्या रहेगा? एज कंपेयर टू दी एम्पायर आर्मी चाहिए, मतलब छूट कम चाहिए पड़ती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? टैक्स कलेक्शन वगैरह करते हैं, है ना, क्योंकि इनको अगर रिसोर्सेज चाहिए, मेंटेन करना है, आर्मी मेंटेन करना है, फोर्टिफिकेशन करना है, बहुत सी चीजें करनी है, तो यहाँ पे क्या करने लग गए थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, जनता से टैक्स कलेक्ट करेंगे, जनता टैक्स देगी, क्रॉप्स के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में, बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस रहते थे और इनका काम चलता था। क्लियर हुआ? तो कैसे एम्पायर किंगडम से डिफरेंट होते हैं, याद आ गया, चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। आगे बढ़े, चलो।
रूलिंग द एम्पायर, अब किसकी बात की जा रही है, एम्पायर को रूल करने की। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरियाज। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials. And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. There were other areas of provinces. Each of these was ruled from the provincial capitals such as Takshila or Ujjain. The Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. आप बोलोगे मैम आपने तो एक ही मतलब बार में पढ़ लिया, एक ही सांस में पढ़ लिया, लेकिन नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जो एरिया था, है ना, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया था, क्योंकि कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, क्या थी, कैपिटल सिटी थी ना, याद है कि नहीं, मौर्यंस की कैपिटल सिटी थी। तो कैपिटल सिटी डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगी एम्परर के, है ना, अगर राज्य है तो डायरेक्ट कंट्रोल में रहना बनता ही है। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब यहाँ पे ये था कि जो ऑफिशियल्स थे, अफसरों को रखा हुआ था, क्या काम रहता था उनका, कि उनको टैक्स कलेक्ट करना है। अब टैक्स कलेक्ट क्यों करना है, अभी पीछे मैंने बताया था, आपको आर्मी मेंटेन करनी है, आपको अपना जो है पूरा किंगडम मेंटेन, एम्पायर मेंटेन करना है, तो टैक्स कलेक्शन तो जरूरी है ना। जैसे हमारी सरकार क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तभी तो हमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जॉब्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी बहुत सी चीजें, हेल्थ केयर एंड ऑल, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, टैक्स कलेक्ट किनसे किया जाता था, फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे, हर्डर से जो जानवर वगैरह पालते उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे, क्राफ्ट पर्सन से किया करते थे, ट्रेडर से किया करते थे। हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो भी विलेजेस में रहे या टाउन्स में रहे उस एरिया में, उनसे ये चाहे फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स की बात करें, इनसे टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे। कौन, ये ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर। अब जो भी राजा के फरमानों को या ऑर्डर को क्या करता था, अवज्ञा करता था या डिसोबे करता था, नहीं मानता था कि नहीं हमें नहीं देना, नहीं मानना, तो उसको क्या करते थे, ऑफिशियल्स पनिश करते थे। जैसे देखा है ना कि अरे राजा ने आपको ऑर्डर दिया है, ये करो, तुम मान नहीं रहे हो, चलो कोड़े बरसाओ, उसको जेल में डालो, कारागार में डाल दो, बाहर निकाल दो, ये सब देखा होगा अपने टीवी मूवीज वगैरह में, ठीक है। Many of these officials were given salaries. Obviously काम कर रहे हैं तो बहुत से जो ऑफिशियल्स है, इनको क्या मिलती थी, इनको इनके काम की सैलरी मिलती थी। Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials. अब क्या होता था, इन पे ऐसा नहीं कि ऑफिशियल्स हैं तो इनको बिल्कुल छोड़ दो खुला, इन पर भी नजर रखी जाती थी कि भैया ये ऑफिशियल ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और ऑब्वियसली इन सब को टोटली जो है सुपरवाइज ओवरऑल कौन करते थे, एम्परर करते थे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। किन की हेल्प से, जो मेंबर्स थे रॉयल फैमिली उनकी हेल्प से, और सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से राजा जो है, जो सम्राट है, वो नजर रखते थे इन पे। There were other areas or provinces, और भी एरियाज और भी इनकी प्रांतें थी, प्रोविंसेस थे। Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन, और हर कोई इनमें से कौन रूल करता था, प्रोविंशियल कैपिटल जैसे तक्षशिला और उज्जैन, यहां से रूल होता था। The Mauryas tried to control roads and rivers. Mauryas क्या करते थे भाई, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम किसको कंट्रोल करें, रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करें, ऐसे रूट को कंट्रोल करें जहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई एरिया है, मेरे एरिया से ऐसी रोड जा रही है, ऐसी रिवर जा रही है जहां से खूब ट्रेड करते हैं लोग, खूब ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो मैं क्या चाहूंगी भाई, मैं वो एरिया चाहूंगी ना कि मेरे अंडर रहे, ताकि वो मेरी परमिशन लेके आएंगे, मेरी परमिशन लेंगे ना कि भैया ये कोमल मैम ये आपका एरिया है, आप यहाँ की रानी है ना, ये प्रिंसेस है, जो भी राजकुमारी है, तो हमें मतलब अलाउ कीजिए। तो मैं बोलूँगी हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं अलाउ करूंगी, तो आप मुझे टैक्स दीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए, ऐसे फ्री में थोड़ी अलाउ करूंगी, मैं तो यहाँ कमाने ही बैठी हूँ ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये लोग चाहते थे कि हम रिवर्स रोड्स को कंट्रोल करें, ऐसे एरियाज को कंट्रोल करें जहां से ट्रेड हो रहा है ना, एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। क्लियर हुआ। एम्पायर को कैसे रूल किया जा रहा है, यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, ऑफिशियल्स रखे हुए हैं, ऑफिशियल की सैलरीज भी है, इवन ऑफिशियल्स पर भी नजर रखी जाती है, ठीक है। ऐसे रोड और ऐसे रूट्स और ऐसे जो है रिवर्स वगैरह को अपने कंट्रोल में कर रखा था, ताकि वहां से क्या कर सके, ट्रिब्यूट वगैरह टैक्स ले पाए जो वहां से गुजरेंगे या जो उनका यूज करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसलिए मैं एक साइड होके पढ़ा रही हूँ, सामने नहीं खड़ी हूं।
ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मीनिंग क्या होता है, ये ट्रिब्यूट है। अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. टैक्स का ऐसा है कि भैया देना है मतलब देना ही है। जैसे आपके मदर फादर आप देखते होंगे टैक्स दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अरे आज मन नहीं है इस साल मन नहीं देंगे, नहीं, देना है, कंपल्शन है तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे। लेकिन ट्रिब्यूट कैसे कलेक्ट किया जाता था, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल, जब ये पॉसिबल होता था, फ्रॉम पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। अब जैसे कोई कुछ अपनी तरफ से कोई भी चीजें दे रहा है, वेराइटी की चीजें हैं, जो भी उनके पास सामान है या चीजें दे रहे हैं, है ना, चाहे बिल्कुल बहुत इच्छा से या बिल्कुल ना खुश होके या लेस विलिंगली तो दे रहे होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट बोलते हैं, ठीक है। अशोका अ यूनिक रूलर, अब अशोका के बारे में देखेंगे कि अशोका को हम क्या बोलते हैं, यूनिक रूलर। क्यों बोल रहे हैं यूनिक, ऐसा क्या खास है। Most famous modern ruler, he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most Ashokan's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. देखो ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अभी समझाऊंगी मैं आपको। मॉडर्न डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर कौन थे, अशोका थे, है ना। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये पहले रूलर थे, हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस की मदद से लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाना जरूरी समझा या मैसेज पहुंचाया। तो पहले ऐसे शासक कौन थे, अशोका थे, जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने मैसेज पहुंचाए। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, ज्यादातर जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृत लैंग्वेज में थे। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब आपको कैसे समझाऊंगी, देखो ये फॉर एग्जांपल आपको पता है मैं क्या लिख रही हूं, ये मैंने लिख दिया अ ब स द, ठीक है, नॉट बैड, है ना। अ ब सादा मैंने लिखा, आपको पता है कौन सी लैंग्वेज लिख रही है मैम, ये अ ब सादा। देखिए क्या बोलोगे कि मैम क्या लिख रही है, मैम हिंदी लिख रही है, हिंदी लिख रही है, लेकिन ये जो लिपि मैम यूज कर रही हैं, ये जो स्क्रिप्ट मैम यूज कर रही हैं, विच स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट मैं यूज कर रही हूं, तो ये वाली स्क्रिप्ट हो जाएगी देवनागरी, ठीक है। ये कौन से स्क्रिप्ट मैं यूज कर रही हूं, देवनागरी स्क्रिप्ट। अब समझ में आया, आपने पढ़ा होगा देवनागरी लिपि मतलब भाषा हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट में यूज कर रही हूं, लिपि में यूज कर रही हूं देवनागरी। ऐसे यहां पे लिखा है कि ये लोग लैंग्वेज जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है प्राकृत लैंग्वेज में है, लेकिन लिपि कौन सी यूज हो रही है, लिपि यूज हो रही है यहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आ गया समझ में, कंफ्यूजन दूर हुआ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है। ये लिखा भाषा आपको दिख रही है हिंदी, लेकिन जिस फॉर्म में लिखा है स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हम यूज करें देवनागरी। एम आई क्लियर, ठीक है। और उस जमाने में प्राकृत लैंग्वेज ऐसी होती थी जो ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी आम जनता यूज किया करती थी। आगे बढ़े, चलो अशोका वॉर इन कलिंगा। अब अशोका का वॉर हुआ था कलिंगा में, बड़ा ही फेमस वॉर माना जाता है, जिसके बाद अशोका के पूरा मतलब अशोका चेंज हो गए थे, ठीक है। Kaling is the ancient name of coastal Odisha. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसलिए मैंने फटाक से रीड कर लिया है, कुछ इतना है नहीं। देखो क्या हुआ था ना, कलिंग पर इनकी बहुत टाइम से नजर थी। कलिंग कौन सा एरिया बोलते हैं, कलिंग को कोस्टल उड़ीसा वाला एरिया, यानी उड़ीसा वाला इलाका। कौन सा, कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र वाला, समुद्र को किनारे वाला, पानी के किनारे वाला एरिया, यानी तटीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। तो कलिंग क्या था, एंशियंट नेम था किसका, कोस्टल उड़ीसा का। और अशोका ने क्या करा था, कलिंग को जीतने के लिए वॉर किया था। अब ये जो वॉर हुआ था ना, इतना ज्यादा खतरनाक, इतने ज्यादा लोगों की जान गई थी, मतलब ब्लड शेड बैटल लिखा है ना यहाँ पे, ब्लड शेड, खून की नदियां बह रही थी, खूब खून ही खून हो गया था। अब वॉर तो जीत लिया, लेकिन जब अशोका ने देखा तो उनको लगा कि ये मैंने क्या किया, मतलब एक जगह को जीतने के लिए मैंने क्या कर दिया, इतने लोगों की जान चली गई, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर परिवार उजड़ गए, बेचारे मासूमों की जान चली गई इस वॉर को लड़ने में। उनके खुद के लोग भी गए और दूसरे जो है सामने वाली जो टीम या कह सकते हैं मतलब
जगह के भी लोग जो थे अपोजिट साइड, उनके भी लोग की डेथ हुई, इतने लोग मरे, उनकी फैमिली के लोग सफर कर रहे हैं, औरतें बेचारी रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, और इतना खून खराबा हो गया सिर्फ एक वॉर के लिए। तो उनका मन बहुत ज्यादा गिल्ट से भर गया, उनको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि अब मैं कभी भी किसी भी प्रकार का बैटल या वॉर नहीं लड़ूंगा, है ना। तो ऐसा माना जाता है इतिहास के पहले यही ऐसे किंग थे, मतलब ही इज द ओनली किंग, मतलब पहले भी क्या, यही सिर्फ ऐसे राजा हैं जिन्होंने वॉर को जीतने के बाद ये फैसला किया कि अब मैं कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। यूजुअली लोग कोई बड़ा वॉर जीतते हैं तो और वो बूस्ट होते हैं और मोटिवेशन मिलता है और उन्हें अच्छा लगता है कि भाई देखो वाओ आई एम दैट मच केपेबल, हाँ आगे मैं और अच्छा कर सकता हूं। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये खून खराबा पसंद ही नहीं है, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया था। तो इसीलिए अशोका को इसलिए मतलब बहुत ज्यादा माना भी जाता है। अब इसके बाद उन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया था, धमा का रास्ता अपना लिया था। दैट मीन्स कि अब अच्छे काम करेंगे, वायलेंस नहीं करना है, रिस्पेक्ट करनी है, मिलजुल के रहना है, ऐसी बातें, ठीक है। What was अशोका एंड धमा? अशोका का धर्म क्या था? डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, मतलब इसमें यह था कि भाई भगवान की पूजा, जो मूर्ति पूजाएं हो रही है, जो रिचुअल्स हो रहे हैं, इनमें नहीं मानो। उनका यह था कि ये सब करके क्या फायदा, आपके अगर मन में पाप है, मन में मैल है, दूसरों के लिए लड़ झगड़ रहे हो, तो ये भगवान की पूजा करके क्या फायदा। आप अच्छे काम करो, कर्म अच्छे करो, तो वही पूजा है, वही अच्छी चीज है। इनका मतलब ऐसा था, जैसे बोलते थे ना बुद्ध भगवान कि कर्मा पर बिलीव करो, बाहरी ढोंग पे, बाहरी दिखावे पे नहीं। और वाकई में ऐसा होता है कि लगे रहते हैं लोग, बिल्कुल 1-1 2-2 घंटे पूजा करते हैं और फिर जैसे फ्री होते हैं तो 10 लोगों की बुराई करने लग जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं। ऐसी भी क्या पूजा, इससे अच्छा आप हाथ जोड़ लो भगवान को। पूजा नहीं कर पा रहे हो लेकिन दूसरों की मदद कर रहे हो, आपके काम अच्छे, कर्म अच्छे, तो उससे भगवान ज्यादा खुश होगा। बैठे हो मंदिर में और दिमाग में चल रहा है कि अभी कैसे मैं उससे बदला लूं, क्या करूं, अरे उसका इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल आग लगी हुई है मन में, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्शिप ऑफ गॉड इसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे। नो परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, ये जो सैक्रिफाइसेस होती है, बलि वगैरह, बलिदान, ये जो चीजें होती है, यज्ञ वगैरह, इन सब में बिलीव नहीं करते थे कि मतलब अब ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो बदल गए थे और बुद्ध भगवान से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। अपॉइंटेड धम्म महात्मा, हिज मैसेज इंस्पायर्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। इन्होंने धम्म महात्मा इन लोगों को अपॉइंट किया हुआ था कि भाई जाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे मैसेजेस पहुंचाइए, ठीक है। स्प्रेड धर्म टू, इन्होंने जो धर्म है, जो धमा है, कहां कहां स्प्रेड किया था, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ठीक है। अदर जगहों पर भी, मतलब इंडिया में तो है ही, लेकिन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी, भारत के बाहर भी देशों में इन्होंने चाहा कि धर्म को मैं क्या करूं, स्प्रेड करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, और क्या कहते थे कि भाई आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनकी क्या करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, है ना, वो जो कहते हैं उनकी बात मानो, तो यही अच्छी चीज है, यही धर्म है। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, सारे ही जो क्रीचर्स हैं उनको बिल्कुल प्यार से, दया भाव से, है ना, दयालुता के साथ, कंपैशन से ट्रीट करो। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ये क्या करते थे, ये ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को खूब गिफ्ट्स वगैरह देते थे, है ना, उनका मतलब था दान धर्म करो, ये वाली चीज है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर किसी को एक दूसरे की धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप दूसरे के सामने अपने धर्म की तारीफ कर रहे हो या अपने धर्म को बड़ा बोल रहे हो और उसको नीचा बोल रहे हो, तो एक तरीके से आप अपने धर्म को ही क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो, ऐसा उनका मानना था। तो उनके, क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि मेरे जो किंगडम में लोग एक दूसरे के धर्म के साथ ऐसे लड़ रहे हैं, घर परिवार में इतने केओस हो रहे हैं, है ना, या जो बेचारे स्लेव्स हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं करो, है ना, स्लेव्स को बुरा ट्रीट मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो, ये सारी चीजें नहीं हो। तो ये अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अपने धर्म में सिखाई थी। किसने, अशोका ने। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। ओके, सो इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। देखो मौर्यन डायनेस्टी की एंडिंग भी इसी कारण भी हुई थी, है ना, ये भी मैं बता ही देती हूँ, है नहीं इसमें लेकिन अच्छा लगेगा आपको। क्या हुआ था ना कि जैसे आप देख ही रहे हो कि अशोका बहुत चेंज हो गए, ना वॉर लड़ना है ना एम्पायर। अब वॉर लड़े बिना आप एम्पायर एक्सपांड नहीं कर सकते, ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया था। मतलब पहला पैन इंडिया एम्पायर बोला जाता था मौर्यन एम्पायर को, पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया में फैलने वाला एम्पायर, मतलब पूरे इंडिया में नहीं लेकिन काफी हद तक फैल गया था। और इवन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान, ये सारे एरिया भी इनके अंडर थे। अब क्या हुआ, जब ये चेंज हो गए और इनके बाद के जो सक्सेसर आए वो भी इतने दमदार नहीं थे, और फिर ये पॉलिसीज चेंज की, दान दक्षिणा करो, ये करो, युद्ध नहीं लड़ना है, तो थोड़ा सा चीजें वीक होने लग गई थी, है ना, क्योंकि दूसरों को समझ में आ गया था कि अरे वाह ये तो बिल्कुल वो बन गए, साधु बाबा टाइप बन गए, ये तो इनको तो बैटल लड़नी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पावर असर्ट करेंगे। तो इस कारण भी मॉडर्न जो एम्पायर है, काफी जो उसके पीछे का रीजन है कि डिक्लाइन हुआ था, और आपस में भिड़ंत हो रही है कि कौन गद्दी पे बैठेगा, ये हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई, तो इन चीजों के कारण मतलब मॉडर्न डायनेस्टी धीरे धीरे एंड हो गई थी।
क्लियर हुआ। सो ये थी हमारा इस चैप्टर का मतलब माइंड मैप। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से रिकॉल हुआ होगा। अगर आप चाहते हो और डीपली मैम और अच्छे समझना है तो प्लेलिस्ट में देखिए, आपको चैप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।